Hello everyone. So today we are going to discuss one topic only, and which is the topic of your NCERT syllabus, and according to that topic many type of questions can be asked, like 2-mark question, 3-mark question or multiple choice questions. And as this topic is your textbook topic, so the MCQs can be asked for your board exam also as well as your competitive exam also. Okay, so the topic name is chromosomal theory of inheritance. ठीक है. Now अब ये क्या है? So इसमें जैसे कि मेंडल ने इनिशियली अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था that there are some factors which later called genes are responsible for the hereditary and the characters which can be passed on from the parent to the offspring. So this can be a factors, right, which are genes. But after that the new discovery came into contact, that chromosomal theory. So chromosomes later on found out after the factors. It means genes के बाद है वो chromosome की discovery हुई. So वो whole story क्या थी पहले देखते हैं हम. So this theory, it means chromosomal theory, was proposed by Walter Sutton and Theodore Bowry in 1902, यानी 1902. ठीक है. अब ये जो बात हो रही है वो है क्रोमोसोमल थियोरी की, जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी. बट शुरू में क्या हुआ? सो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865. बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. सो क्यों ऐसा हुआ? तो देयर आर 3 रीजंस कि मेंडल ने जो अपना वर्क है वो किया था, जबकि स्टडी है उन्होंने परफॉर्म की थी, रिसर्च किया था, बट वो पब्लिश होते होते देन फेमस होते होते एंड वर्ल्ड वाइड पहुँचते पहुँचते उनका बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उस टाइम पे इनिशियली ना ही इतने कोई भी कॉन्टेक्स्ट थे, ना ही कोई भी कम्युनिकेशंस थे. सो दैट इज़ वाई ऐसा प्रॉब्लम है वो हुआ था शुरू में. तो देखते वो क्या क्या चीज़ें थी. तो सबसे पहले है communication was not easy in those days and his work could not be widely publicized. तो क्या था कि शुरू में इतने जो भी कम्युनिकेशंस थे वो इतने हेल्दी नहीं थे, स्टार्टिंग में इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी. सो मेंडल है वो अपना वर्क इतना पब्लिश नहीं कर पाए थे, इतना वाइडली स्प्रेड नहीं कर पाए थे. सेकंड क्या था? इस कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जो कि उन्होंने फैक्टर वर्ड दिया था, as stable and discrete units that control the expression of traits यानी characters and the pair of alleles which did not blend यानी mix नहीं होते हैं with each other, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. अब इसका क्या मतलब है? सो मेंडल ने जैसे कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स जो कि जीन्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए, डिफरेंट यानी डिफरेंट ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो सारे कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते यानी मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है. बट ये कॉन्सेप्ट जो था वो उनके साथ जो भी दूसरे साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे थे अपनी अपनी फील्ड में, रिस्पेक्टिव फील्ड में, उनको ये कॉन्सेप्ट मेंडल का समझ में नहीं आया और ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया. व्हाई? बिकॉज दे नो द अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, जैसे कि होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो ये मेंडल के एक्सेप्शंस थे 2, कि मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर से वो कुछ इस तरह से पास ऑन होते हैं दैट दे आर कैन बी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, है ना. बट फिर ये 2 कॉन्सेप्ट सामने आए जो कि हम पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डोमिनेंस ही शो होती है एलील्स में. देयर आर सम एग्जाम्पल्स इन विच दे कैन शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑल्सो, यानी मिक्स कैरेक्टर्स भी शो होते हैं. और दूसरा है को डोमिनेंस, कि दोनों यानी रेसेसिव और डोमिनेंट यानी दोनों एलील है वो इक्वली अपना कैरेक्टर शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस. सो देयर आर कॉन्सेप्ट लाइक दिस. तो ये बात जानते थे दूसरे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. सो उन्होंने मेंडल का ये वर्क है वो एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि मेंडल ने कंक्लूजन दिया था. एंड द थर्ड रीजन इज
Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तो जैसे कि दूसरा है, उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जो कि हमें पता है डेटा है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए थे और उसके थ्रू उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे कि कैसे कितने % है वो पास ऑन होती है हेरिडिटरी. सो ये भी कुछ डेटा है वो कुछ साइंटिस्ट के लिए अनएक्सेप्टेबल थे. क्यों? क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है वो उनके जो भी साथ में रिसर्च कर रहे थे दूसरे साइंटिस्ट वो ये नहीं जानते थे, तो दैट इज वाई दे डिडंट एक्सेप्ट इट. ओके, so though Mendel's work suggested that factors, it means genes, were discrete units and he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of. तो ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये तो बताया कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे सेल्स में जो कि ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. बट उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, दूसरे ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि सेल्स को अच्छे से देखा जाए, स्टडी किया जाए और पता चले कि ये फैक्टर्स है तो है क्या. ठीक है, तो क्या हुआ कि मेंडल है वो ऐसा अपने एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ कर पाए कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कि ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बट वो उसका फिजिकल अपीयरेंस से वो नहीं प्रूव कर पाए क्योंकि ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं थे कि वो दिखा पाए कि सी दिस आर द फैक्टर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. तो एक ये ड्रॉबैक था. दूसरा है वो ये भी नहीं कह पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्कवरी एंड लैक ऑफ मेनी मटेरियल्स. वो ये भी नहीं बता पाए कि जो फैक्टर की बात कर रहे हैं वो दिखने में कैसे हैं और दूसरा वो किससे बने हैं. ठीक है, चलो ऐसे कोई फैक्टर्स है जो कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ही कुडंट टेल कि ये फैक्टर है वो किससे बने हैं, ये चीज एक्चुअल में है क्या और दिखने में कैसे है. क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरी इतनी अच्छे से पॉसिबल नहीं थी, इन डिटेल पॉसिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम केमिकल्स एज वेल एज सम लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो ये एक प्रॉब्लम आया था मेंडल के वर्क में. देन लेटर ऑन फिर डिस्कवरीज होती गई और ये रिसर्च है वो होते गए. सो इन 1990 3 scientists named the Veris, Correns and von Suchmark independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters. फिर इन तीनों साइंटिस्ट ने अगेन वापस से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए दूसरी स्पीसीज को लेके और दूसरे कैरेक्टर्स को लेके टू चेक द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ऑल्सो by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. और उस टाइम पे फिर क्या था कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है वो हो चुकी थी. सो बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट है वो आइडिया दे पाए कि कैसे सेल डिवीजन होता है एंड एक्सेट्रा. उसकी भी डिस्कवरी है वो साइमल्टेनियसली हो रही थी. सो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कवर हुए और साथ साथ इन डिटेल्ड स्टडी है रिगार्डिंग द सेल्स वो भी साथ में ही हो रही थी. दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन. दिस वेर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो फिर पता चला माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद कि सेल डिवीजन है वो बाद में होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यानी सेंटर पार्ट सेल का, उसका डिवीजन होता है और उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम की फिर उस टाइम पे डिस्कवरी हुई, जबकि मेंडल है वो तो पहले ही अपने फैक्टर्स यानी जीन्स के बारे में आइडिया दे चुके थे. तो तब ना ही उन्हें कुछ सेल डिवीजन का इतना डिटेल में पता था, ना ही उनको इन क्रोमोसोम्स के बारे में पता था. फिर भी ही डिस्कवर्ड कि क्रोमोसोम्स है उसके अंदर डीएनए है और उसके अंदर ये जो जीन्स है यानी डीएनए का जो पार्ट है, टुकड़ा है जिसको हम जीन्स बोलते हैं, उसकी स्टडी है वो मेंडल ने पहले कर दी, जबकि क्रोमोसोम्स है वो बाद में डिस्कवर हुए. ठीक है, सो बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस had been worked out and Walter Saturn and Theodore Bowry noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. So फिर उन्होंने बताया
ये दोनों साइंटिस्ट है सटन एंड बोवरी, उन्होंने कि ये जो जीन्स की जैसे बात की थी मेंडल ने, सेम क्रोमोसोम्स भी हैं, वो वैसे ही एक्ट करते हैं, वो डबल नंबर में ही होते हैं, ऐसे ही पास ऑन होते हैं, ऐसे ही सेग्रीगेट होते हैं. सो ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर एज सेम एज सिमिलर एज जीन्स, राइट. सो ये फिर बाद में पता चला, ठीक है. नाउ thus the important thing to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs. तो फिर ये पता चला जैसे कि जीन्स के यानी एक जीन के 2 एलील होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स भी 2 नंबर में यानी पेयर में एक साथ होते हैं. The 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on the homologous chromosomes. तो फिर पता चला कि जो जीन्स है, जीन की पेयर होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है. सो वो प्रेजेंट होती है होमोलोगस साइट पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे. अब ये क्या है होमोलोगस साइट एंड होमोलोगस क्रोमोसोम. सो लेट्स स्टडी. जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में ऑलवेज होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन सेल. ठीक है, ये आपको पता है. सो जैसे कि फर्स्ट पेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये दोनों यानी सिमिलर हो गए, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम यानी सिमिलर क्रोमोसोम इन शॉर्ट, राइट. जैसे कि दूसरी पेयर है तो यानी सेकंड नंबर पे भी 2 क्रोमोसोम आएंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, लाइकवाइज. तो होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स व्हाट. सो 2 क्रोमोसोम्स ऑफ सिमिलर पेयर, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. अब ये जीन्स है वो किस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं. सो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन्स है वो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मान लो आई कलर का जीन जो भी है, तो उसके 2 एलील हैं, वो इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब जैसे कि आपको पता है कि जर्म सेल्स होते हैं, यानी एग सेल इन फीमेल एंड स्पर्म सेल इन मेल, तो उसमें भी ये पेयर में क्रोमोसोम है, बट उसमें से नेक्स्ट जनरेशन में कितने जाएंगे क्रोमोसोम, एक ही जाएगा. तो दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम जाए, दोनों में सिमिलर जीन्स की पेयर है वो होती है. तो यहाँ पे अगर मान लो इस फर्स्ट पेयर के क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम पे अगर इधर आई कलर का जीन प्रेजेंट है, सो हियर ऑल्सो आई कलर जीन इज प्रेजेंट, और सिमिलर प्लेस पे यानी दोनों सेम साइड पे ही होंगे, उसी जगह पे होंगे. ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ये दोनों क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के, दैट इज वाई उसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम. सो द 2 alleles ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट, यानी सिमिलर साइट सिमिलर क्रोमोसोम, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, होमोलोगस मीन्स सिमिलर, और क्या सिमिलर, तो पेयर की हम बात कर रहे हैं इधर क्रोमोसोम्स की. ठीक है, तो उस पे ये जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं. बट ये कब पता चला, ये तो बाद में पता चला जब मेंडल ने रिसर्च किया था रिगार्डिंग द फैक्टर्स, इट मीन्स जीन्स. उस टाइम पे उनको ना ही पता था इन क्रोमोसोम्स के बारे में, ना ही उनको डिटेल पता था सेल डिवीजन के बारे में. दे जस्ट गिव द हिंट अबाउट सम फैक्टर्स which are responsible for the hereditary and the characters traits which can be passed on from the parent to the offspring. ठीक है, तो दैट इज वाई मेंडल को जैसे कि हमें पता है जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. ऐसा क्यों, उनकी डिस्कवरी क्योंकि बड़ी थी, जब किसी को कोई भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे उन्होंने कुछ लाइट डाली ये जेनेटिक्स पे कि ऐसा कुछ होता है, हेरिडिटरी है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है. कोई भी किसी भी तरह का इंसान है या कोई भी लिविंग बीइंग है वो नहीं बन जाता है, देयर इज अ प्रॉपर वे. ठीक है, तो जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. सो ये स्टार्ट उस साइड में थिंक करने के लिए या फिर उस टॉपिक पे एक्चुअल में बात करने वाले पहले ही थे मेंडल, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. बाकी तो डिस्कवरी जो भी है वो उनके थॉट्स को ध्यान में रखते हुए लेटर ऑन सारी की गई. तो यानी मेजर डिस्कवरी अगर हम बोलने जाएं तो लेटर ऑन बाद में हुई, बट उनको ये ध्यान में रखने वाले साइंटिस्ट ही पहले मेंडल थे, शुरू करने वाले जेनेटिक्स को, दैट इज वाई उनको फादर बोला जाता है. क्लियर. तो आपको इससे थोड़ा आइडिया आया होगा कि डिस्कवरी की शुरुआत है जेनेटिक्स में वो कैसे हुई थी. सो पहले जीन्स के बारे में पता चला था मेंडल के थ्रू, देन पता चला कि क्रोमोसोम जैसा कुछ होता है. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो वो आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर है, जिसमें आप लोगों को समझाया गया है कि क्रोमोसोम्स जो भी होते हैं वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं सेल्स में और कैसे नेक्स्ट जनरेशन की सेल तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले है G1 फेज ऑफ अ सेल साइकिल. सो
पहले जैसे कि सिंगल एलील है वो क्रोमोसोम के बनते हैं, देन आफ्टर व्हेन इट गोज टू द G2 क्या होता है, G2 में जाके बाइवेलेंट है वो बन जाते हैं, यानी दूसरे एलील्स भी उसके हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का जो कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, वैसा है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग द G2 फेज। देन आपको पता है पहले माइटोसिस होता है, देन फिर होता है जर्म सेल्स में मियोसिस। मियोसिस है वो दो होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो ड्यूरिंग दिस मियोसिस एनाफेज के टाइम पे आपको पता है सेंट्रोमियर है वो अटैच्ड होती है और वहां से दोनों क्रोमोसोम्स के एलील से वो अगेन सेग्रीगेट होते हैं टू गो टू द नेक्स्ट सेल्स। सो मियोसिस 2 के एनाफेज में आप लोग देख रहे हो कि दोनों एलील से वो एक दूसरे से डिटेच होना यानी दूर जाना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आफ्टर एंड ऑफ दिस 4 जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे कि मियोसिस के बाद आफ्टर द होल मियोसिस 4 सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड आफ्टर द माइटोसिस 2 डॉटर सेल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी सेल साइकिल है जो कि आप लोग पढ़ ही चुके हो चैप्टर नंबर 10 में 11th स्टैंडर्ड में। But again here we are talking about the chromosome, that is why they showed you by this figure that is how chromosomes हैं वो बनते हैं और germ cells के लिए डिवाइड भी होते हैं। तो अभी आपको पता है कि जर्म सेल्स में से मान लो अगर ये जो मेल सेल्स हैं या तो फीमेल सेल हैं, यानी एक सेल है या स्पर्म सेल है, इनमें से जो भी अभी सेल है वो फ्यूज होगा एक दूसरे के साथ। उसमें आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम का एक एलील एक पार्ट ही है। ठीक है, तो ये एक ही है वो आगे बढ़ेगा और दूसरी पेयर है वो दूसरे सेक्सेस में से यानी मेल और फीमेल में से पास ऑन होगी। तो इस हिसाब से कुछ क्रोमोसोम से उसके सेग्रीगेशन से वो होते हैं। देन अब ये एक आपको कंपैरिजन दिया है बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम एंड जीन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर अपना जो इनहेरिटेंस की प्रोसेस है वो शो करते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स होते हैं। तो जैसे ही क्रोमोसोम पास ऑन होंगे उस हिसाब से उसके अंदर के जीन्स भी हैं वो पास ऑन होंगे, राइट। सो हियर इज द कंपैरिजन। सो ए एंड बी आपको दिया हुआ है। सो बाय दिस ए एंड बी यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इनमें से क्या है वो जीन्स है और कौन सी साइड है वो क्रोमोसोम्स की है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी, उसके बाद देखेंगे। तो पहला है ए में, ए है वो प्रेजेंट होते हैं अकर्स इन पेयर्स, सामने भी है अकर्स इन पेयर्स। तो यानी जीन्स हो या क्रोमोसोम दोनों पेयर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। सामने भी सेम ही है, segregate at a gamete formation and only one of each pair is transmitted to the gamete। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि अगर क्रोमोसोम एक ही जाएगा सेग्रीगेट होके तो उसके अंदर के ही सिर्फ जीन्स से वो पास ऑन होंगे। दूसरा क्रोमोसोम अगर पेयर का नहीं जा रहा है तो उसके अंदर के जीन्स भी नहीं जाएंगे आगे के सेल्स में। ठीक है, and the last independent pairs segregate independently of each other। इसका मतलब अगर पेयर के दो क्रोमोसोम हैं तो वो एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर एक पास ऑन होगा तो दूसरे का उस पर कोई इफेक्ट है वो नहीं होगा। दे गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली एंड दे पास ऑन in the next generation also independently। there is no interconnection between two of them। similarly सामने भी है one pair segregates independently of another pair। ठीक है, सो ये बात हो रही है, ए है वो बात हो रही है जीन्स की और दूसरी है वो बात हो रही है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, सो इस हिसाब से कुछ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने इमेजेस में देखा कि क्रोमोसोम्स है वो कैसे पास ऑन होते हैं। ठीक है, सो द सटन एंड द बोवरी साइंटिस्ट आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स
what led to the segregation of a pair of factors they carried. It means कि फिर पता चला कि ये जो भी फैक्टर्स हैं यानी जीन्स है वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, पहले जो भी है वो ये दोनों क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ये फैक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के अंदर ही होते हैं। सो जैसे कि क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ ये जीन्स भी हैं वो पास ऑन होंगे। तो ये पेयर ऑफ फैक्टर्स की थियोरी है वो बाद में पता चली, ठीक है। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो फिर ये सटन है जो भी साइंटिस्ट, उन्होंने फिर अपनी स्टडी को मेंडल की स्टडी से कंपेयर किया एंड टुगेदर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए एंड द थियोरी दी जिसको बोला जाता है, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं पूरी, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद सटन एंड बोरी केम टू नो कि ये जो भी क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स है वो मिलते हैं किससे, जीन्स के, जो कि बात की थी मेंडल ने। बट क्रोमोसोम की स्टडी के बाद ही वो पता चला कि ये जो भी जीन्स है वो क्रोमोसोम के अंदर ही रहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डीएनए, और क्रोमोसोम के साथ साथ वो भी पास ऑन होते हैं, तो जो कि मेंडल को नहीं पता था। मेंडल ने डायरेक्ट डिस्कवरी की थी जीन्स की। देन फॉलोइंग दिस synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produces. फिर अगेन दूसरे साइंटिस्ट आपको याद रखना है खास एमसीक्यू के लिए, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने जैसे कि इन लोगों ने सारे मोस्टली स्टडी किया था प्लांट पे, तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन्स इनहेरिटेंस जो कि मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, देन मिराबिलिस जलापा पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो ये सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट है। देन थॉमस हंट मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स और कुछ साथियों के साथ, कलीग्स के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे, ठीक है। सो मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का। तो आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स पे जो कि रेड कलर की छोटी सी फ्लाई है वो दिखती है, वो यू कैन सी द नेकेड आई ऑल्सो, राइट, उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इतनी थोड़ी साइज में बड़ी होती है। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बनाना पे, फिर लेमन पे, कई बार अगर लेमन कटा हुआ खुला रह जाए तो उस पर जो भी स्मॉल रेड कलर की फ्लाई है वो आपको बैठी हुई दिखती है, जो भी वो है ये फ्रूट फ्लाई मोस्टली, ठीक है। सो दिस इज द ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। अब उन्होंने इस फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया और अगेन हेरिडिटरी है वो स्टडी की कि जो कि प्लांट में ये लोग बात कर रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट, क्या सिमिलरली इनमें भी ऐसे ही होता है इनहेरिटेंस की पैटर्न या फिर कुछ अलग होता है। और जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था उसमें बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज थे, सो अच्छे से स्टडी कर पाए। सिमिलरली ड्रोसोफिला में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की ड्रोसोफिला है वो पाई जाती है, अलग अलग कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वेल स्टडीड दैट ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। सो देखते हैं वो कैरेक्टर्स की क्या क्या है जो कि ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं एंड दिस इज द बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो ये क्वेश्चन है जो कि वो आपको अलग से 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है वो क्यों वाइडली यूज होती है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। सो दिस फ्लाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फ्लाइज वेर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर द जेनेटिक स्टडीज, ठीक है, ये बहुत ही सुटेबल होती है इस फ्लाई को स्टडी करना जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्यों, तो देखते हैं रीजंस। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। दूसरा है कि नेचुरली तो ये पाई जाती है बट वी कैन ग्रो देम इन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी ऑल्सो इफ वी नीड सम मोर स्पीसीज, ठीक है। देन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। दूसरा है कि उनकी लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटी सी होती है, यानी अगर हमको बहुत सारी डिफरेंट जनरेशन से उनमें ये कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हुए हैं वो इनहेरिटेंस को अगर स्टडी करना है सो वी कैन स्टडी इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, अराउंड 2 वीक्स की, यानी 2 वीक में वो कंप्लीटली अपनी लाइफ साइकिल है वो पूरी करते हैं। तो ऐसे अगर हमें मान लो बहुत सारी जनरेशन्स तक अगर स्टडी करना है तो वी कैन ईजिली स्टडी दैम।
जैसे कि पी प्लांट में भी था, प्लांट की लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम होती थी, इजीली वो फास्टली मैच्योर हो जाते हैं प्लांट, सो इजीली स्टडी कर पाते हैं हम लोग सीड्स को। सेम वे इधर भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है इन अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। इसका मतलब सिंगल मेटिंग के थ्रू बहुत सारी फ्लाई से उसका बर्थ होता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो एक साथ बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लाइज में अगर स्टडी करना है, जैसे कि कैरेक्टर से वो किस तरह से पास ऑन होते हैं, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, राइट। उसमें अगर एक में ही अगर ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, उनको बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं कि ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं सभी में ऐसा ही होता है। दैट इज वाई दिस इज द फिक्स केस कि ऐसे ही हेरिडिटरी है वो पास ऑन होती है, क्योंकि हो सकता है कभी एक में कुछ और रिजल्ट आए, दूसरे में कुछ और रिजल्ट आए, है ना। सो फाइनली कंफर्म करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टडीज हैं वो करने पड़ते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर फ्रूट फ्लाई पे अगर एक्सपेरिमेंट करना है, सो आफ्टर अ वन मेटिंग मेनी फ्लाइज कैन प्रोड्यूस, सो इजीली है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट है वो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ सेक्शुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेल एंड फीमेल वी कैन से सेक्सेस, राइट। सो मेल फ्लाई एंड फीमेल फ्लाई है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है, देखने से ही पता चल जाता है, इवन साइज डिफरेंस भी होता है इनमें। मैं अभी आपको इसके बाद नेक्स्ट इमेजेस दिखाऊंगी, सो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। बट तो इसमें क्या है कि आप मेल और फीमेल फ्लाई को भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो बाय विजुअली ऑल्सो। सो कोई मेजर माइक्रोस्कोप की, एडवांस माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये फ्लाई साइज में भी बड़ी होती है और मेल और फीमेल में भी क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लो पावर माइक्रोस्कोप में भी आप लोग इजीली देख सकते हो, इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल स्टडी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लाई अपने आप में ही कुछ बड़ी साइज की होती है जो कि हम देख सकते हैं। क्लियर। सो दिस आर सम रीजंस कि ड्रोसोफिला है वो क्यों अच्छा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जेनेटिक्स के स्टडी के लिए, ठीक है। तो इधर आपने देखा जैसे कि इतने सारे वेराइटीज़ की वजह से ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द ट्रेट्स, ठीक है। ओके, तो आप अभी नेक्स्ट इमेजेस में देखोगे कि किस हिसाब से ये फ्लाई से वो दिखती है और कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ये जो फिगर देख रहे हो, जो कि एक्चुअल में इमेज है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर की, एंड दिस इज इन वेराइटी ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक द आई कलर, जैसे कि वो अलग होता है। दूसरा है बॉडी कलर, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो गोल्डन कलर है फ्लाई का, राइट। तो उसमें भी डिफरेंट ब्लैक है, वाइट है एंड गोल्डन यानी येलो कलर होता है। एंड देन द विंग्स, तो छोटी विंग्स भी होती है और बड़ी विंग्स भी होती है और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और आई कलर है वो भी डिफरेंट, तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो रेड कलर है, वैसे ब्लैक कलर की आई के भी होते हैं और डिफरेंट वेरिएंट्स भी होते हैं। तो इस हिसाब से ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स से, डिफरेंट ट्रेट्स से वो देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट मॉडल टू स्टडी द जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं दूसरे, जैसे कि मेल एंड फीमेल। सो दे लुक लाइक दिस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो फर्स्ट है वो फीमेल है जो कि हाइट में यानी साइज में बड़ी होती है देन द मेल। तो इस हिसाब से क्लियरली है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देखने से ही हम मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को। देन द सेकेंडरी डिफरेंस इज द हाफ बॉडी पार्ट, जैसे कि आप मेल में ये हाफ बॉडी पार्ट देख रहे हो डिफरेंट है, फीमेल में भी हाफ बॉडी पार्ट है वो डिफरेंट है। सो लाइकवाइज देर आर मेनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर एज वेल एज बोथ द जेंडर्स लाइक मेल एंड फीमेल ऑल्सो वी कैन डिस्टिंग्विश बाय द लुकिंग एट देम। क्लियर। सो इस हिसाब से कुछ ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो कि बेस्ट स्टडीड मॉडल है और फर्स्टली यूज किया गया था जेनेटिक्स में बाय द ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर बाय द मॉर्गन, TH मॉर्गन, जिसको शॉर्ट में साइंटिस्ट का नेम को बोलते हैं, ठीक है।